नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। आज आखिरकार सातों चरणों का मतदान संपन्न हो गया। देश के आम सभा चुनाव में सारे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब बारी है मतदान के पूर्व परिणामों के अनुमान का, जिसे आम भाषा में कहते हैं एग्जिट पोल। दोस्तों, हालांकि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जिट पोल में लगाए गए अनुमान पूरी तरह सच साबित हों, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इसके जरिए आप एक आकलन निकाल सकते हैं कि आखिर एड़ी चोटी का जोड़ लगाने के बावजूद किसे जनता का समर्थन मिले, किसे जनता का कितना साथ मिला, या कौन दिल्ली की गद्दी के करीब पहुंचने वाला है। भारत में चुनाव के एग्जिट पोल के लिए कई ऐसी सर्वे एजेंसियां हैं जिन्होंने कई बार सटीक विश्लेषण हमारे सामने पेश किए हैं, कई बार कामयाब हुए हैं और कई बार ऐसा भी हुआ है कि एग्जिट पोल के आंकड़े हकीकत परिणाम तक नहीं पहुंच पाए। हमने कोशिश की है कि अलग अलग एग्जिट पोल करने वाली संस्थाओं मसलन चाणक्य टुडे, सी वोटर, मार्टरीज, एक्सिस माई इंडिया एजेंसियों के हवाले से एक रिपोर्ट आपके सामने लेकर आएँ। दोस्तों, इन सारी एजेंसियों के सर्वे में एक बात तो बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि एनडीए को हालांकि 400 पार सीटें तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को भी उसके दावे के मुताबिक सीटें हासिल नहीं हो पा रही हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा कर दिया कि गठबंधन को 295 सीटें मिल रही हैं और इस तरह के एग्जिट पोल को उन्होंने सरकारी पोल घोषित कर दिया। चलिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक क्या कुछ एग्जिट पोल कहता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक बेहतरीन पैनल हमारे साथ होगा। हम जानने की कोशिश करेंगे, नब्ज टटोलेंगे कि कुल मिलाकर के ये जो एग्जिट पोल देखने को मिल रहा है उसके जरिए क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि 4 जून को मतगणना होना है। उसके बाद हकीकत में क्या रिजल्ट आता है वो सबके सामने होगा। लेकिन इन सब के बीच निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो एग्जिट पोल का जो लब्बो लुबाब निकल करके आ रहा है, एनडीए को 350 से लेकर के 370 सीटों के बीच हासिल होगी। इंडिया गठबंधन को 118 से लेकर के 140 सीटों तक का जीत हासिल हो सकता है। और अदर्स की बात की जाए, जो छोटे सियासी दल हैं जो इन दोनों गठबंधन से इतर हैं, उनको 45 से लेकर के 50 सीटें हासिल हो सकती है। मोटा मोटी ये औसतम मैंने जो आंकड़ा निकाला है, ये जो अलग अलग सर्वे एजेंसियां हैं उन्होंने जो सर्वे दिए हैं उसके मुताबिक बात की जाए तो निश्चित तौर पर कई जगह चौंकाने वाले परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मसलन अगर बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ की 11 लोकसभा सीटें हैं जो एग्जिट पोल कहता है उसमें बीजेपी को अमूमन सारी सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है, यानी क्लीन स्वीप का मामला यहाँ पर सामने देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ एजेंसियाँ 1 से 2 सीटें कांग्रेस को भी देती हुई नज़र आ रही हैं। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहाँ भी एनडीए को पूरी तरह से क्लीन स्वीप करता हुआ दिखाया जा रहा है इस एजेंसियों में। हालांकि कुछ जो एजेंसियाँ हैं वो 1 से 3 सीटों का यहाँ पर आकलन दे रही हैं। गुजरात की बात कर ली जाए 26 लोकसभा सीटों की, तो सारी सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई कुछ एजेंसियां बता रही हैं जो एग्जिट पोल एजेंसियां हैं। और कुछ का कहना है कि इक्के दुक्के सीटों पर कांग्रेस को यहां सफलता हासिल हो सकती है। उत्तराखंड को लेकर भी कुछ इसी तरह का आकलन एग्जिट पोल में देखने को मिल रहा है। बात की जाए दिल्ली की, तो निश्चित तौर पर चूँकि ये काफ़ी अहम माना जाता है, देश की धड़कन है राजधानी दिल्ली, यहाँ पर जो एग्जिट पोल कहता है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। 7 सीटें हैं लोकसभा की, बीजेपी के खाते में 6 और कांग्रेस को 1। आम आदमी पार्टी को 1 भी सीट मिलता हुआ यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि जब मेहमान जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के जो नुमाइंदे होंगे उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा भी करेंगे जब हमारे साथ अतिथि हमारे मेहमान जुड़ जाएंगे कि क्या यह हकीकत के करीब नज़र आता है या नहीं। पश्चिम बंगाल ममता दीदी का राज्य, जहाँ पर इंडिया गठबंधन का तो उन्होंने पुरजोर वकालत की, लेकिन जब चुनाव लड़ने का वक्त आया तो उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से अलग रास्ता अपना एकला चलो का चुना। वहाँ पर एनडीए को 23 से 27 सीटों की बढ़त नज़र आ रही है। कांग्रेस को 1 से 3 सीटों तक मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और तृणमूल कांग्रेस को बहुत नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर 15 से 20 सीटें सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को मिलती हुई नज़र आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर अगर ये अनुमान सही होता है तो वाकई चौंकाने वाला मामला सामने देखने को मिलेगा। हरियाणा की बात कर ली जाए, 10 लोकसभा सीटें यहाँ पर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 6 और कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। यह मैं औसतन बता रहा हूँ। जो 4 बड़े सर्वे एजेंसियाँ हैं उनका जो एग्जिट पोल सामने आया है उसके औसतन मैंने ये निकालने की कोशिश की है, जिसके जरिए आप समझ सकें कि बहुत उलझन में नहीं रहे। प्राइम टीवी बहुत आसानी से आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि एग्जिट पोल आखिर किस ओर इशारा कर रहा है।
आसाम की बात कर ली जाए, 13 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को शानदार यानी विश्व शर्मा जी को यहाँ पर जीत मिलती हुई नज़र आ रही है। बीजेपी को 12 और कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। झारखंड की बात कर ली जाए, हेमंत सोरेन बेशक जेल में चले गए, बोला जा रहा था कि यहाँ पर सहानुभूति की लहर है, लेकिन यहाँ का भी परिणाम चौंकाने वाला है। एग्जिट पोल में बीजेपी को 12 और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिलती हुई बताई जा रही हैं एग्जिट पोल में। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल जो होता है वो एग्जैक्ट पोल नहीं होता है। ये एक अनुमान होता है जो कुछ लोगों तक जा कर के सर्वे एजेंसियाँ उनकी राय लेती हैं और उसके बिहाफ में एक नियमबद्ध तरीके से वो आंकड़ा इकट्ठा करती हैं और उसके बाद वो इस तरह की चीज़ें तैयार करती हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई बताई जा रही हैं एग्जिट पोल में। यह निश्चित तौर पर, चूँकि हिमाचल में अभी हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो क्या वहाँ पर कांग्रेस का जादू खत्म हो गया? विधानसभा चुनाव और लोकसभा में अलग अलग मुद्दे चले, मोदी मैजिक वहाँ पर देखने को मिला। कंगना रनौत जो लगातार वहाँ से विरोधियों पर हमला बोल रही थी, क्या जनता को उनका साथ मिला है? एग्जिट पोल तो लगभग यही इशारा करता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात कर ली जाए दक्षिण भारत की, केरल से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। 20 सीटें हैं लोकसभा की। यहाँ पर एनडीए को 1 से 3 सीट मिलती हुई नज़र आ रही हैं। शेष जो है यहाँ यूडीएफ को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि वायनाड से इस बार राहुल गांधी लगभग जीत की ओर हैं, ये कहा जा सकता है, जो एग्जिट पोल बता रहा है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें हैं। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर शानदार जीतें, 37 से 39 सीटें, यानी हो सकता है कि यहाँ पर क्लीन स्वीप कर ले इंडिया और एनडीए को यहाँ पर भारी नुकसान का आकलन दिखाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की बात कर ली जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी एनडीए को बढ़त दिखाया जा रहा है। कर्नाटक की 28 सीटें हैं, एनडीए को 21 से 25 सीटों का आकलन किया जा रहा है। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार बनी है और यहाँ पर मोदी जी ने लगातार काफ़ी कोशिशें की, रैली की, उसका असर संभवतः देखने को मिल रहा है। अगर एग्जिट पोल का परिणाम सही होता है तो 28 में से 21 से 25 सीटें एनडीए को मिलती हुई नज़र आ रही है। तेलंगाना के 17 लोकसभा सीटों की बात कर ली जाए तो यहाँ इंडिया गठबंधन और एनडीए में बराबरी का मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहाँ तक बात कर ली जाए नॉर्थ ईस्ट की तो 25 सीटें आती हैं नॉर्थ ईस्ट की, जिसमें नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और तमाम इस तरह के राज्य हैं। यहाँ पर एनडीए को 16 से 21 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं और इंडिया को 3 से 7 सीटें। यानी मणिपुर को लेकर के जिस तरह से मामला उठाया था इंडिया गठबंधन ने, संभवतः जनता ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अगर ये एग्जिट पोल सही निकलता है तो ये एक एवरेज मैंने निकाला है। यूनियन टेरिटरी की बात कर ली जाए 7 सीटें हैं, एनडीए को 2 से 7 और इंडिया गठबंधन को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कर्नाटक की बात कर ली जाए, निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ चौंकाने वाला मामला साफ आ रहा है। इंडिया को 3 से केवल 5 सीटें। और बात कर ली जाए बीजेपी और जेडीएस चूँकि इसलिए कि प्रज्वल रमन्ना का मामला जिस तरह से कांग्रेस ने उठाया था कि वो जिस आरोपों में घिरे हुए हैं, उसके बावजूद अगर बीजेपी और जेडीएस को 23 से 25 सीटों का एग्जिट पोल में अनुमान दिखाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाला परिणाम हो सकता है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अलग अलग एग्जिट पोल में अलग अलग चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं। उड़ीसा की बात कैसे छोड़ दी जाए, यहाँ पर पहले बीजेडी और बीजेपी को साथ साथ चुनाव लड़ना था, लेकिन दोनों ने अपना अलग रास्ता चुना और यहाँ पर 21 लोकसभा सीटें हैं जो एग्जिट पोल बताता है बीजेपी को 16, बीजेडी को महज 4 और कांग्रेस को 1। यानी बीजेडी बीजू जनता दल को यहाँ पर बहुत नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए बहुत दिलचस्प मुकाबला। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का साफ तौर पर असर देखा जा रहा है। यहाँ पर 25 सीटें लोकसभा की, एनडीए को 21 से 23 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं और इंडिया को 2 से 4 सीटें। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान परिवर्तन में साफ कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। सियासी माहौल हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़ गए हैं, हम चलेंगे उनके पास। निश्चित तौर पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले मैं प्रियंका श्रीवास्तव जी का स्वागत करना चाहेंगे इस चर्चा में। आम आदमी पार्टी की आप प्रवक्ता हैं, पक्ष भी रखेंगी। मोहम्मद साजिद खान हमसे जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी का ये पक्ष रखेंगे। राजेश आनंद जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं,
इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और मोहित दीक्षित जी भी हमें नज़र आने लगे हैं, संभवतः वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, चर्चा हम आगे शुरू कर दें, बाद में जो प्रवक्ता हैं जैसे बीजेपी के वो हमसे जुड़ेंगे तो उनको चर्चा में हम शामिल कर लेंगे। अभी जो मैंने बताया आपने बहुत ध्यान से सुना कि एग्जिट पोल हालांकि एग्जैक्ट पोल नहीं होता है, लेकिन ये एक आकलन का जरिया तो होता ही है कि आखिर क्या कुछ नज़ारा 4 जून को देखने को मिलेगा जब मतगणना होगा, ईवीएम पे काउंटिंग शुरू होगी। आपका आकलन, चूँकि आप शुरुआती दौर से ये कहते रहे हैं कि 2014 और 2019 इन 2 चुनावों के एग्जिट पोल पर अगर हम ध्यान दें तो कमोबेश बहुत कम अंतर चुनाव के परिणाम में रहा है। उसके पहले एग्जिट पोल कभी भी सत्यता की ओर या पूर्ण सही का प्रमाण नहीं दे पाता था। आपने सारी सीटों का जिक्र लगभग कर ही दिया है, एग्जिट पोल में भी सामने आ रहा है। 2-3 सीटों का जिक्र मैं करना चाहूँगा। जैसे कि एक गुणा की सीट है, वहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं और ये पहली सीट ऐसी होगी जहाँ 14 साल से यानी 3 पीढ़ी, 6 बार उनकी दादी सांसद रही, 4 बार उनके पिताजी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया सांसद रहे और 4 बार ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद रहे। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण, माने इन चुनावी आंकड़ों में अलग हट के ये बात निकल कर आई है जी। दूसरी जो एग्जिट पोल का पूरा अनुमान है उसमें राजस्थान, बिहार और झारखंड, इन 3 राज्यों में एनडीए को थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है। गुजरात में तो बहुमत है, यूपी, एमपी और इन राज्यों में 2019 को लगभग दोहराया जा रहा है। ये एग्जिट पोल से जो आंकलन मैंने निकाला है उसके अनुसार महाराष्ट्र की स्थिति भी संभवतः बीजेपी के लिए चिंताजनक है। बिल्कुल, और 10 से 15 सीटों का नुकसान साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केरल में पहली बार खाता खुलने जा रहा है। वहाँ पे आंकलन ये किया जा रहा है कि 2 से 3 सीटें केरल में इस बार मिलेगी। 2 से 4 सीटें तमिलनाडु में मिलने की बात सामने आ रही है। यूपी में रिपब्लिक आंकड़ा बताता है कि लगभग 70 सीटों पर एनडीए को जीत हासिल हो रही है। मैं बिहार के चुनाव पे आऊँगा तो वहाँ पे पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से रामकृपाल यादव 2 बार के सांसद रहे हैं। वहाँ से उनके विपक्ष में राजद के कर्ता धर्ता लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि वो 2 बार चुनाव हार चुकी हैं, तीसरी बार फिर वो मैदान में है। इस बार कांटे की टक्कर दे रही हैं, पर चुनावी परिणाम कुछ और ही बयां करेगा। पटना साहिब की सीट रविशंकर प्रसाद जी जीत रहे हैं। यूपी की बात करें तो वाराणसी के बारे में कुछ बोलना ही उचित नहीं है। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़े मतों के अंतर से जीतने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। राजेश तो जी, कुल मिलाकर हाँ, तीन जो छत्रप हैं भाजपा के, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह, इन तीनों की जीत बड़े अंतर से सुनिश्चित है। 2-3 राज्य काफ़ी अहम हैं, उस पर मैं आपका विचार जानना चाहूँगा, फिर चलेंगे। जैसे दिल्ली की बात कर ली जाए, देश की राजधानी दिल्ली जी, क्या ये संभव है कि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी? नहीं, ये संभव इसलिए है कि मतदाता बड़ा जागरूक है। दिल्ली बड़ा पढ़ा लिखा क्षेत्र है और वहाँ बहुत सारी कमियां दिखाई दी। कमी क्या दिखाई दी, वहाँ मैं अभी दिल्ली दौरे पे था, जो पंजाब की लड़ाई है ना, उसका खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है। वहाँ जो कांग्रेस और आप की लड़ाई जो दिखी है चुनावी माहौल में, उसका इम्पैक्ट दिल्ली में पड़ा है कि जनता भी जागरूक है। जनता भी कह रही है कि भाई दिल्ली में अब गठबंधन को लेकर के क्या कहा है? जब अरविंद केजरीवाल जी पंजाब पर बटन दबाए हैं और सोनिया राहुल झाड़ू पर, तो मैं पिछले डिबेट में इस बात की चर्चा मैंने की है। हमें तो लगता है दिल्ली में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम दिग्गज नेताओं ने वहाँ पर जोर आजमाइश की जी, लेकिन ये भी मैं हल्के में नहीं ले सकता हूँ। इस एग्जिट पोल पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है।
मैं चाहूँगा प्रियंका जी के पास चलूँ। प्रियंका जी, पंजाब में तो कांग्रेस और आपके बीच जो कुछ नूरा कुश्ती चल रहा है, हालांकि पंजाब के बारे में अभी आंकड़ा आ जाएगा तो मैं उस पर चर्चा कर लूँगा, लेकिन दिल्ली में बहुत चौंकाने वाला परिणाम देखने को मिल रहा है कि आप इससे इत्तेफाक रखेंगे कि 7 सीटों में बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 1, आम आदमी पार्टी को 1? दिल्ली की तो कोई दोहराए नहीं है। दिल्ली में तो 7 सीटें हमारी आम आदमी पार्टी और गठबंधन आने ही वाला है। इसमें कोई भी सोचने की, चर्चा करने का कोई विषय ही नहीं है। और इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि दिल्ली में हम आने वाले हैं। 4 जून को हमारे नतीजे परिणाम आप देख लीजिएगा, पूरी तरह से हम जीतने वाले और गठबंधन की सरकार आने वाली। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी। और ये कर्नाटक से, झारखंड से, बिहार से, सबसे इनका सूपड़ा साफ होने वाला है। पूरी तरह से ये साफ होने वाले हैं। बीजेपी को यही कहूँगी कि अब टाटा बाय बाय। देखिए, पंजाब का भी मेरे पास आ गया है एग्जिट पोल में जो परिणाम देखने को मिल रहा है। हालांकि ये अनुमान है कि आम आदमी पार्टी को केवल 3 से 5 सीटें ही मिलती नज़र आ रही हैं, एनडीए को 1 से 3 और कांग्रेस को 6 से 8। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सीटों का अनुमान, पूर्वानुमान लगा दिए तो देखिए, एक सिर्फ आंकड़े होते हैं, है ना। आंकड़ों के आधार, पहले भी बोला है कि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये सिर्फ आंकड़े हैं। आंकड़ों के आधार पे हम यही कहेंगे कि हमारी, बार बार मैं यही बात बोलूंगी कि हमारी सारी सीटों पे हमारा कब्जा है। हमारा काम वहाँ पे दिख रहा है। वहाँ पे लोगों ने समर्थन दिया है, पूरी तरह से समर्थन है। इन्होंने वहाँ पे किसानों को इतना परेशान किया है, वो भी अब सामने जनता उसको भी देख करके वोट कर रही कि नहीं कर रही है। पंजाब में आप देख लीजिए, पंजाब में किसानों को, हरियाणा में किसानों को कितना अंतर पड़ेगा, इस चुनावी दौर में अंतर पड़ा है, वो तो अभी 4 तारीख को मालूम ही पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन इतना जो डिफरेंसेज आ रहा है ये बहुत चौंकाने वाला ये है। डिफरेंसेस, एनडीए को 1 से 3 सीटें वहाँ पर, माने ये तो बढ़ती कहा जाएगा राजेश जी मेरे ख्याल से, और कांग्रेस को 6 से 8 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 से 5। इससे साफ संकेत मिलता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ उसका सारा का सारा बेनिफिट कांग्रेस उठा ले गई। काम भले ही आम आदमी पार्टी ने किया हो या ये तो एक भड़काने की बात है। ये देखिए, गठबंधन, अभी तो हमारा गठबंधन है, इसमें नहीं, गठबंधन की परिभाषा ही नहीं समझ में आई आज तक कि पंजाब में आप एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और दिल्ली में आपका गठबंधन है। ये किस तरह का गठबंधन है? इस गठबंधन की परिभाषा को, इस गठबंधन में देखिए, ये आप लोगों को अभी समझ में आने वाला है। ये जनता देखिए चारों तरफ बात हो रही है, लोगों के भी चारों तरफ मैं भी यही बात कहना चाहता हूं, गठबंधन और इसमें बीजेपी की भसका टक्कर है। एक बराबरी की टक्कर पे हम लोग खड़े हुए हैं, जहां हम लोगों को इतना परेशान किया गया। हाँ, ये तो अच्छी बात है प्रियंका जी। हम लोग तो चाहते ही है कि लोकतंत्र के महापर्व में सारे सियासी दल दमखम के साथ उतरे। दीपक जी, आवाज आ रही है आपके लिए? तो भाई कई राज्यों से सुकून की खबर है और कई राज्यों से नुकसान की भी बात सामने आ रही है। कर्नाटक की बात की जाए तो वहाँ तो जो एग्जिट पोल बता रहा है, आप लोग लगभग अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब हो गए। 23 से 25 सीटें कर्नाटक में आपको मिल रही है। हालांकि प्रज्वल रोमन्ना का मामला काफ़ी चला, लेकिन संभवतः जनता ने उसे नकार दिया। यहाँ पर 23 से 25 सीटें आपको आती दिख रही हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर क्लीन स्वीप की बात हो रही है। गुजरात की 26 सीटें, उत्तराखंड की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 सीटें, ये सब आप स्वीप करते हुए नज़र आ रहे हो। साउथ की बात कर ली जाए तो केरल में भी खुशखबरी आ रही है कि कम से कम वहाँ पर आप खाता खोलने जा रहे हो 1 से 3 सीटों पर। हालांकि यूडीएफ को बढ़ा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, यहाँ पर आपको भारी नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र में 50-50 का मामला हो गया है, यानी 10 से 15 सीटों का आपको नुकसान हो रहा है। तो इस एग्जिट पोल जो अलग अलग सर्वे एजेंसियां हैं उसका मैं एक लब्बो लुबाब लेकर के आपके सामने आया हूँ। क्या कहना है? देखिए संजय जी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम सबको ये तो मालूम ही है कि ये एक हमारा अनुमान है, मगर मैं उस अनुमान का भी पर ये जरूर कहूंगा कि ये जनता ने निश्चित तौर पर ये भरोसा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर दिखाया है। मैं बार बार आपकी चर्चा में कहता था, बार बार आपकी चर्चा में जुड़ा था, तो ये लगातार कहता था कि जनता आज मूलभूत सुविधाओं के आधार पर वोट कर रही है और उसने आधार पर ही वोट करा है और ये एग्जिट पोल है। और मुझे इस पर पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से कई राज्यों में दूसरी पार्टियों के खाते भी नहीं खोल पाएंगे, असम में, हिमाचल में, दिल्ली में,
उड़ीसा में, राजस्थान में, ये जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही, आज कितनी बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, 21 से ज्यादा इस एग्जिट पोल में सीटें दिखा रही। उत्तर प्रदेश में भी हम 70 सीटों पर जीतने जा रहे हैं, ये एग्जिट पोल का मानना है। मगर मैं 80 के 80 पर पूर्ण विश्वास रखता हूं और निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना 400 का लक्ष्य लिया है, उस 400 के लक्ष्य तक पहुंचने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के बाद देश के प्रधानमंत्री को मिला है और मिलेगा। मगर समस्या कहाँ ये है कि आदरणीय बहन जी, अभी बहन प्रियंका जी कह रही, मैं अभी भी स्वीकार नहीं हूं। और अभी तैयारी ये किस बात की कर रहा है पूरा गठबंधन, वो गठबंधन तैयारी कर रहा है ईवीएम पे ठोकरा फोड़ने का। अब बैठकें हो रही है संजय जी उसकी जी, कि अब ईवीएम पे रोना है कि लोकतंत्र पे रोना है कि संविधान पे रोना है, ये रोने की तैयारी अब शुरू हो गई है। अब कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस खोजो यात्रा निकालने वाली है, आज के एग्जिट पोल से समझ में आता है। अरे भाई, उत्तर कांग्रेस प्रदेश की परिणाम की दीपक बात जी, कर, कांग्रेस ने तो आज दावा किया इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई कि हम 295 सीटें हासिल करने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन एग्जिट पोलों को सरकारी पोल घोषित कर दिया है। मैं वही तो कह रहा हूं संजय जी, मैं वही कह रहा हूं, ये हमेशा से जो परिणाम है उसको अस्वीकार करते हैं, उसको सरकारी पोल बताते हैं, ईवीएम का ठीकरा बताते हैं, संविधान का हनन बताते हैं, लोकतंत्र का हनन बताते हैं। ये तो अब प्लानिंग शुरू हो गई। अब सरकारी पोल को बताएंगे, चुनाव के परिणाम आने के बाद ईवीएम को गलत बताएंगे, ये तो प्लानिंग है, ये तो तैयारी शुरू हो गई उनकी। मैं तो ये कह रहा हूं कि जनता का भरोसा देश के प्रधानमंत्री जिस पर बना था, उसका इस एग्जिट पोल के जो अनुमान पोल है उससे पता लगता है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो जो एग्जिट पोल है उससे ज्यादा बढ़त हासिल करने में सक्षम है और वो सक्षम होगी। राजेश जी, आपसे पहले चर्चा कर ले, फिर मैं चलूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साजिद खान के पास। भाई, अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह कहा तो जा ही सकता है कि बीजेपी का 400 पार का दावा इस एग्जिट पोल में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उससे बड़ा ये कि इंडिया गठबंधन जो दावा कर रहा था, और उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, जिस तरह से अखिलेश यादव ये कहते थे कि 143 सीटों पर बीजेपी सिमटने वाली है, ये तो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि मैं बार बार ये दोहराता हूँ कि ये 4 तारीख को ही तय हो पाएगा कि किसको कितनी सीटें हासिल हो रही हैं, लेकिन एग्जिट पोल एक अनुमान तो हमें देता ही है, इशारा तो देता ही है। अब जैसा कि आपने कहा, उत्तर प्रदेश, यहाँ की लड़ाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें 80। इसमें अमूमन मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि अगर औसतम निकाल लिया जाए अलग अलग जो एग्जिट पोल एजेंसियाँ हैं, तो उसका यही आकलन है कि 65 से 70 सीटें जो हैं इनको जा रही है एनडीए को, और सिर्फ 10 या 12 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को। जी, देखिए, इसमें पहली बात तो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जैसे खुले मंचों से कहा था कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीट ये जीतने जा रहे हैं, उसी समय मैंने इसको बचकानी बयान करार दिया था। और आज एग्जिट पोल में ये 70 सीटों की दावेदारी की बात आ रही है। दूसरी बात आपने कही कि मोदी का 400 पार या एनडीए का 400 पार का नारा पूरा होता नहीं दिख रहा है। इस बात की स्वीकृति स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि 400 पार का नारा देकर मैंने तो विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया कि वो उस तरीके से इनका 400 पार विपक्ष के मंच से घोषणा होते होते तक में वो अपने मूल मुद्दे को भूल गए कि उनको किस पे बात करनी है। उन्होंने इसको जिस तरीके से पहले चुनाव में 15 लाख का जुमला आया था, उसी तरीके का ये 400 पार का जुमला था, और इसी जुमले में पूरा विपक्ष फंस गया। विपक्ष के सारे मंचों से सबसे पहले बात होती थी 400 पार नहीं आएगा, 400 पार नहीं आएगा, 400 पार नहीं आएगा। जनता के सरोकार के मुद्दे बाद में आते थे। पहले सबसे पहले प्रहार जो होता था वो 400 पार पे होता था। तो ये एक भटकाव की राजनीति के लिए एक गेंद उछाली गई थी, जिसमें उलझकर
ये सारे विपक्षी दल रह गए। और इसकी स्वीकृति मोदी जी ने खुद इंटरव्यू में भी किया। हालांकि खड़गे साहब इस चीज को काफी दावे के साथ कह रहे हैं कि मैं 295 पश्चिम बंगाल में तो खेला हो गया। बिल्कुल, वहां तो खेला हो गया भाई। आप देखिए 42 लोकसभा सीटें, एनडीए को 23 से 27 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3 और टीएमसी को 13 से 17 सीटों का अनुमान बताया जा रहा है। यानी वहां पर धुआंधार वोटिंग हो रही थी। बार बार मैं ये सवाल अपने चर्चाओं में करता था कि ये जो इतना तेजी से हुआ है वोटिंग, ये कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ यहाँ पर खेल कर रही है। बिल्कुल जी। नहीं, पश्चिम बंगाल के लिए सबसे चीज़ें उभर के तब सामने आई कि जब वहाँ का चुनाव बिल्कुल सांप्रदायिक हो गया। पहले विकास और डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों पे बात हो रही थी, और बाद में अंतिम चरण तक चुनाव आते आते वहाँ चुनाव सांप्रदायिक। संभवतः इस बात का आकलन ममता बनर्जी को भी था, इसीलिए वो नाराजगी में आज वो पहुंची भी नहीं इंडिया गठबंधन के बैठक में। चलिए, मोहित हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, आवाज आ रही है? आज मैं इंडिया गठबंधन की बैठक में सुन रहा था, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं, वो दावा कर रहे थे कि 295 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। लेकिन जो अलग अलग एग्जिट पोलों की बात की जाए, जो सर्वे एजेंसियां हैं, उसके मोटे तौर पर जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, एनडीए जो है वो 350 से 370 सीटें और इंडिया गठबंधन 120 से लेकर 140 सीटों के आसपास ही सिमटती हुई नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, पहले तो नमस्कार आपको जी। मेरी आवाज वापस आ रही है? आवाज ठीक की जाए मोहित की। हाँ जी, बोलें। आपको सारे कम से कम हिंदुस्तानियों को आज नमस्कार, आज प्रणाम है, क्योंकि उन्होंने आज 2024 के जो बेला लोकतंत्र के बहुत तेज आ रहे हैं आवाज बोलने का। मोहित जी की आवाज ठीक की जाए भाई। जी। लोकतंत्र की मेला में सबने हिस्सेदारी करी, चाहे मीडिया हो, विपक्ष हो, पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, सबसे बड़ी जनता जनार्दन जिन्होंने बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी करते हुए अपने लिए जो सरकार चुनी है उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो आज सभी बधाई के पात्र हैं। आज 2024 की चुनावी मेला समाप्त हुई है। आज चुनावों का आखिरी चरण था, वोटिंग पूरी हो गई है। आगे के जो लिए जो जनता का जनार्दन का जनादेश होगा वो 4 जून को आएगा जी। उससे पहले कवायद है जो चल रही है, जो पोल कराने वाली संस्थाएं होती हैं, वो जमीनी जाती हैं, जमीन पर लोगों से अपने राय मशवरे करती हैं, उनके मुद्दों पर किस तरह बात करती है, कौन से मुद्दे पर क्या बात करती है, क्या निष्कर्ष निकाल के आता है। क्योंकि कभी कभी होता है ना, जब हमको अगर दूसरे से बात करनी है तो खुल के तो कोई नहीं बोल देगा कि नहीं मुझे इंडिया गठबंधन को देना है, एनडीए को देना, क्योंकि हमारे परंपरा है वोट गुप्त रहता है। तो कहीं ना कहीं जो आप पोल में प्रश्न पूछ रहे हैं, जिनके आधार पर आप उम्मीद कर रहे हैं उनको उत्तर को कि वो एनडीए के फेवर में जा रहे हैं या इंडिया के फेवर में जा रहे हैं, तो वो प्रश्न किस तरीके के रहे, सबसे बड़ी चीज ये है। क्या वो प्रश्न इस चीजों के रहे कि जो मोदी जी ने कानूनी योजना लाई उससे सहमत है या नहीं? क्या वो प्रश्न इस तरीके रहे कि प्रज्वल रवन्ना हो, भूषण शरण सिंह हो, कुलदीप सेंगर हो, कठुआ हो, हाथरस हो, इस तरीके की जो घटनाएं महिलाओं के साथ हुई उनको समर्थन दिया महिलाओं ने या उनको समर्थन दिया देश के लोगों ने? देश के किसान जब दिल्ली में जा रहे थे लगातार अपनी बात को रखने के लिए, जो दावे वादे जो किए थे मोदी जी ने 2014 में, उनके लिए क्या वो समर्थन दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं प्रश्न कौन से पूछे गए, क्या रखे गए, उनके आधार पर एग्जिट पोल क्या निकल के हो सकता है। तो आप बुद्धिजीवी वर्ग के लोग रहते हैं जो एग्जिट पोल कराते हैं, उनका क्या आंकलन निकल के आ रहा है तो अपना 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन जहां तक जनता जनार्दन के जनादेश की बात है और विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों की बात है, विपक्ष द्वारा की गई जमीनी मेहनत की बात है, जनता के जो बदलाव की बयार की बात है, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के, जैसे आप बता रहे हैं, इस तरीके कोई एग्जिट पोल कोई कंपनी या कोई फर्म निकाल के आ रही है, कोई प्राइवेट फर्म निकाल के ला रही है, तो कहीं ना कहीं एक संदेह उत्पन्न होता है। मोहित, दो राज्यों की मैं बात करूंगा। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, वहाँ पर आपकी सरकार है, वहाँ जो अनुमान आ रहा है, हालांकि मैं राय जानना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एग्जिट पोल बिल्कुल जनादेश को एक्यूरेट बताता है,
वहाँ पर 4 की चारों सीटें बीजेपी को जाती हुई दिख रही हैं। दूसरी बात की जाए कर्नाटक की, हम लोग मान के चल रहे थे, हम और राजेश जी, कि संभवतः वहाँ आपकी सरकार बन गई है तो इस बार बीजेपी का जादू नहीं चलेगा। लेकिन कर्नाटक से भी चौंकाने वाला मामला सामने साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 28 सीटें, जिसमें से 23 से 25 सीटें एक बार फिर बीजेपी को आती जा दिख रही हैं और इंडिया गठबंधन को 3 से 5 सीटें। राजस्थान की बात कर ली जाए, वहाँ भी बीजेपी को बड़ा शानदार दिन मिल रही है। 25 में से 21 से 23 सीटों की बात की जा रही है। इंडिया गठबंधन को 2 से 4 सीटों की बात की जा रही है। हाँ, महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर आपके लिए सुकून की बात है, क्योंकि इंडिया गठबंधन यहाँ बीजेपी को अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट होता है तो 10 से 15 सीटों का नुकसान करता हुआ दिख रहा है। कटुता या कटाक्ष की बात करना आज मैं बेईमानी समझता हूँ। अगर मुद्दों की बात है, अगर कोई आकलन कोई कर रहा है, कोई आकलन लेकर के जमीन से आया है, तो कतई उसके प्रश्न लगाने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है, ना कोई मेरा मन है। आज केवल और केवल इंडिया गठबंधन ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी चुनाव लड़ा है, हम लोगों ने भी जमीन की हकीकत समझी है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का नैरेटिव सेट हुआ, नैरेटिव जब आज जनता की जरूरतों पर रहा, मेरा तो मानना यही है, तो जब निर्णय आएगा तो 295 प्लस की जो सीटें आज दावा कर रही है, मैं तो कम से कम यही मानूंगा 4 सीट के जब तक रिजल्ट नहीं आता। हाँ, बात रही अगर इन राज्यों पर कोई अगर अपना सर्वे लेकर के आता है तो स्वागत है, हो सकता है उनका आकलन रहा हो। मैं फिर से वही पूछूंगा कि वो क्या मुद्दे लेकर के जाकर के वो जनता के बीच गए थे, सर्वे कराने वाले लोग जनता के क्या लेकर के गए थे, उनको क्या लगा कि इस तरीके से कोई सीट वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिले। मैं आज की तारीख में बता रहा हूँ आपको, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से अनुराग ठाकुर जी वहां पर केंद्रीय मंत्री प्रत्याशी हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको 4 जून को लिख के रख लीजिए, वो सीट अनुराग ठाकुर जी हारने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो इंतजार हमें भी रहेगा, क्योंकि उस दिन फिर हम पड़ताल करेंगे कि एग्जिट पोल कितना सटीक होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एग्जिट पोल वाले किस तरीके से अपने प्रश्नों को जनता के बीच रख रहे हैं, उनका रुझान जानने के लिए, ये उनके विवेक पर है। क्या मुद्दे हो सकता है, ठीक है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 4 सीट अपने आप को मान के चलती है चुनाव से पहले ही, तो वो भी कोई बात। ठीक है, लौटते हैं कुछ जी, मोहित आते हैं आपके पास, आते हैं कुछ और राज्यों का विश्लेषण आपसे चाहेंगे, लेकिन जिनके नैरेटिव्स को रख करके वो अपनी 400 सीट मान करके चलते हैं चुनाव से पहले, हो सकता है वही नैरेटिव लेकर के ही जनता के बीच पोल वाले जाओ। तो आज उसमें कटुता कटाक्ष की कोई बात है, स्वागत है उनकी बात भी, जनता का जनादेश के लिए स्वागत है। 4 जून को जो एग्जिट पोल आएंगे, एग्जिट पोल के बाद उसका भी देखा जाएगा। उसके बाद जनता जिसको सत्ता देना चाहेगी वो सरकार चलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका जी, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए या समाजवादी पार्टी, हर चर्चा में अमूमन मणिपुर का मामला उठाया गया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए जो एग्जिट पोल बताया जा रहा है, हालांकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये हकीकत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर 25 सीटें हैं नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों की, एनडीए को 16 से 21 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 से 7 सीटें। पहले आपका विश्लेषण लेंगे, फिर राजेश जी से जानने की कोशिश करेंगे। क्या मणिपुर का मामला वाकई नारी सम्मान के साथ जोड़ करके नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल देखा होगा। और ये जैसे कि मैं पहले भी कह रही हूँ कि एग्जिट पोल एक अनुमान है, और ये देखिएगा, ये इसका जनता इनको जवाब देगी, मणिपुर इसका जवाब देगा। और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ये आंकड़े सही नहीं है। जिस तरह से ये आंकड़े आप बता रहे हैं कि 2-3 सीट आप गठबंधन की कह रहे हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये आंकड़े गलत हैं। और ये वहाँ पे बीजेपी को तमाचा पड़ने वाला है मणिपुर पे, और ये बहुत भयंकर, कहते हैं कि एक बदलाव, एक अचानक से बदलाव आने वाला है। ये पूरी तरह से साफ हो रहे हैं, पूरी तरह से इनका सुपड़ा साफ हो। कर्नाटक की भी बात कर लेते हैं प्रियंका जी आपसे, चूंकि अभी महिला अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। प्रियंका गांधी से लेकर तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए थे जेडीएस के प्रज्वल रमन्ना को लेकर के, लेकिन यहाँ पर भी जो एग्जिट पोल में अनुमान दिख रहा है कि बीजेपी अपने पुराने प्रतिष्ठा को बचाने में कामयाब हो रही है। 23 से 25 सीटें एनडीए को, इंडिया गठबंधन को केवल 3 से 5 सीटें। ये दोनों चीज़ें चूँकि महिला सम्मान से जुड़ी हुई थी और इसको आप लोगों ने पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश की, क्या वो कामयाब नहीं हो पाया? देखिए, कामयाब या मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए किया है
वो देखिए, भारी मैंने पड़ा पहले आप भी लोगों अभी को ये उठाए बात मुद्दों कही है पर। राव जी, और ये देखिए ये सिर्फ एक पूर्वानुमान है, ये अनुमान लगाया है। मैं दोबारा अपनी बात को ये दोहराऊंगी कि बार बार इस बात को कहना कि 2 से 3 ये सिर्फ पूर्वानुमान है। देखिएगा वहां पे भी, फिर रेवन्ना वाली सीट पे भी देखिएगा ये पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। ठीक है साजिद साहब, यूपी में आपने और राहुल गांधी जी तोड़ कोशिशें की, लगातार जनसभाएं हुई, भीड़ भी प्रचंड हमने देखा। अब चूंकि खुल के हम चर्चा कर सकते हैं, एग्जिट पोल सामने है। अमूमन जो 4-5 जो सर्वे एजेंसियां हैं जिनका अगर आंकड़ा लिया जाए तो आपको महज 10 से 12 सीटें ही मिलती नज़र आ रही हैं। 65 से 70 सीटें दीपक सोनकर जी लेके उड़ गए। देखिए, ये जो आंकड़ा है, ये जो एग्जिट पोल है, ये चंद लोगों से बात की जाती है। इसमें क्या एग्जिट पोल वालों ने उन महिलाओं से पूछा है जिनके खाते में 1 लाख आएंगे प्रतिवर्ष? क्या उनसे पूछा है जो युवा बेरोजगार? एग्जिट पोल में उनसे पूछा है जो साजिद साहब, एग्जिट पोल में इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं जो सियासी दल पूछते हैं। उसमें सिर्फ 2-3 विकल्प होते हैं। मैं एग्जिट पोल का थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको बोलने में सहूलियत हो जाएगा। उसमें सिर्फ ये पूछा जाता है कि कौन सा नेता आपके पसंद का है और आप किसके लिए मतदान करें, किन मुद्दों पर मतदान करें, बस। ये सरकारी एग्जिट पोल है जो केवल चंद लोगों से, जो जिसके लिए किया जाता है उस तरीके के लोगों से पूछा जाता है और उसी तरीके से एक बैंड सेट करने की कोशिश की जाती है। इंडिया गठबंधन ने इस बार सबसे मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। सरकार भाजपा का गुणगान करने वाले जो एजेंसियां हैं, जो मीडिया सब लगाने हैं या जो मोदी मीडिया है, बस वही लोगों ने पूरे 5-10 साल की सरकार में कभी युवाओं की बेरोजगारी दिखाई, दीपक आपके पास किसानों पर जुल्म जाति को दिखाया, कभी महंगाई दिखाई, क्या खाते में 15 लाख आए, क्या भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड दिखाया। तो ये वही मीडिया है, उसी मीडिया का एग्जिट पोल है जिसने हमेशा केवल 10 साल में गुणगान किया है और जो है वो सरकार की किसी कमी को नहीं बताया है। चलिए हकीकत आप ही बता दीजिए ना भाई, हम आरोप प्रत्यारोप के लिए बैठे ही नहीं, हम तो एग्जिट पोल का विश्लेषण करने बैठे हैं। आप ही बता दीजिए 80 सीटें में कितनी सीटें? लोकसभा हम लोगों ने पूरी यूपी में जितनी लोकसभा है, हर लोकसभा क्षेत्र के 5 से 10 हजार कार्यकर्ताओं से बात की है, रिपोर्टिंग की है, बोल ली है और हम लोगों की हर रैली में ये भीड़ का आलम था। सबसे ज्यादा उसमें युवा महिलाएं थी कि अगर हम 20,000 50,000 की भीड़ बुला रहे थे तो 5 लाख की पहुंच गई थी। जो 4 घंटे भीड़ इस गर्मी में जो है रैली में रह सकती है तो हमारे लिए वोट भी किया है उसमें और हम लोग 50+ है, 50 से ऊपर है, इससे नीचे नहीं है। अब मतगणना में क्या होगा या कैसे करेंगे, ये एग्जिट पोल से बैंड सेट करने की कोशिश है या क्या तरीका है, ये बात अलग है। लेकिन जनता ने चुना है और जनता ने वोट दिया है और इंडिया गठबंधन की पहली रैली से लेके लास्ट रैली तक जो है वो भीड़ काफी बड़ी संख्या है। दरअसल हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो भीड़ थी, आप चाहे प्रधानमंत्री साजिद भाई, हर डिबेट में हमने ये चर्चा किया है कि भीड़ कभी वोट का पैमाना नहीं होता है। वही भीड़ भारतीय जनता पार्टी के भी खेमे में नजर आती है, वही भीड़ समाजवादी पार्टी के खेमे में नजर आती है। इस बार तो ये आलम था कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली या लखनऊ के लोगों की रैलियों में भीड़ 2,000 5,000 से ऊपर पहुंची नहीं रही थी। अरे नहीं भाई साहब, आकलन हम लोग भी कर रहे थे। 50-50 हजार 1-1 लाख 2-2 लाख भीड़। अब वो दावे, हाँ मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि गाजीपुर में 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे। हाँ दीपक कुछ कहना चाह रहे थे? अरे फूलपुर में भी यही हालत थी, कन्नौज में भी यही हालत थी, मैनपुरी में भी यही हालत थी। तो ये जो 10-12 सीटों का बात, 10-12 सीटें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो यही सब सीटें तो हैं। हाँ दीपक। हमारे संजय जी, साजिद भाई बिना तथ्यों की बात कर रहे हैं। हमेशा से क्या है, देखिए अभी उन्होंने शुरू कर दिया, मैंने आपको बताया ना, हम तो ये बात अभी भी स्वीकार करते हैं कि जनता का जो निर्णय हो उसको स्वीकार करना चाहिए, कोई भी दल हो। ये लोकतंत्र है। राजनीति में, इस लोकतंत्र के महोत्सव में हर दल अपनी भूमिका निभाता है और जनता तक अपनी बात पहुंचाता है और जनता उसके आधार पर उसको मत करती है, जिसने उसको योजनाओं से जोड़ा, जिसने उसे उन योजनाओं से वंचित रखने का काम किया। बहुत जिम्मेदारी के साथ बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूं। मगर समस्या क्या है, ये जनता को ही नकारा बताते हैं।
ये जनता की छवि पर सवाल खड़ा करते हैं कि उसका रूप ऐसा है, उसकी नाक टेढ़ी है, वो भारत का नहीं है, वो विदेश का है, वो उत्तर प्रदेश का नहीं है, वो संस्कृति पर सवाल खड़ा करते हैं। ये भगवा वस्त्र पर सवाल खड़ा करते हैं, ये उनका है, इनका एजेंडा है, उनका एजेंडा है। ये भगवान राम पर सवाल खड़ा करते हैं। तो जनता इनको क्यों नहीं नकारेगी? अभी आपकी चर्चा में ही शुरू होते ही उन्होंने एजेंसियों पर सवाल खड़ा कर दिया, उन्होंने मीडिया पर भी सवाल खड़ा कर दिया। अपने तथ्यों में कोई बात नहीं है, अपने पहले कर्मों को झांकिए। जो 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में जो कर्म किए थे, उस कर्म की सजा आज उत्तर प्रदेश की जनता आपको दे रही। जो जनता, गरीब जनता के कल्याण के काम करने चाहिए थे, उसकी जगह अपने हवेली और महल भरने का काम किया गया। जो जनता के कानून व्यवस्था को बनानी चाहिए थी, उसकी जगह अतीक अहमद जैसे अंसारी और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को खड़ा करने का काम किया गया। जब जनता को एक सुरक्षा का वातावरण देना चाहिए था, तो उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे कराए गए और उन दंगइयों को भी संरक्षण देने का काम किया गया। तब जनता क्यों नहीं आपको नकारेगी? तब आप एजेंसियों पर सवाल खड़ा करेंगे, तब आप मीडिया पर सवाल खड़ा करेंगे, तब आप लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करेंगे, तब संविधान पर सवाल खड़ा करेंगे। ये झूठ आप कैमरे के सामने बैठ करके बोल सकते हो? मुझे प्रमाण दिखा दीजिए, कौन सी रैली में कम संख्या रही, और कहिए तो मैं बताऊं कि आपको कि आजमगढ़ में कैसे दंगा किया गया। कहिए तो मैं बताऊं आपको कितने गठबंधन दलों की रैलियों में धक्का मुक्की हुई, बदतमीजी हुई। आपके पास प्रमाण नहीं, आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास उदाहरण नहीं है। आप बिना पैंदी की बात करने में सक्षम है, और जनता इस बात को जानती है। जनता ने, मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ, ठीक बात है, ये पूर्व अनुमान है। हम पूर्व अनुमान से भी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना लक्ष्य लिया, उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए इस लोकतंत्र के महोत्सव में जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचाने आपकी बात आ गई। अब साजिद जी से जरा जवाब ले ले, फिर राजेश जी के पास चलेंगे। साजिद, जवाब दे दीजिए भाई। आप बीजेपी प्रवक्ता दीपक जी को सुन रहे थे। वाले हों या लखनऊ वाले हों, उन लोगों ने जिलों में एमएफटी बनवा ली थी। हर जिले में एक एक 3-3, 2-2 मीटिंगें की है, हर विधानसभा जाके, लेकिन भीड़ नहीं थी। तमाम ऐसी रैलियां हैं जिसमें जो है वो भीड़ नहीं थी, और जब बोलना शुरू कर रहे थे, राशन दुकानदार से लेकर प्रधान तक भीड़ ला रहे थे, लेकिन इसके बाद भी उठ के चले जाते थे लोग। और इस रैली में बोलना चाहते थे 1 घंटा, उसमें 15-15 मिनट, 20-20 मिनट बोलकर और रैलियों को खत्म कर दिया गया है। और समाजवादी पार्टी ने यूपी में सबसे बेहतर काम किया है। 2012 से 17 में ऐसा एक्सप्रेस वे बनाया जो इंडिया में था ही नहीं आज तक। चलिए, जिस पर लड़ाकू अब ये सब मुद्दे तो ईवीएम में अब कैद हो गए, जनादेश ईवीएम में कैद हो गया, और नंबर दिया गया। और दीपक अभी आते हैं आपके पास, पहले सुन लीजिए फिर आपके पास आ जाएंगे। भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार के नाम पर आई थी, जो महंगाई के नाम पर आई थी, वो खुद भ्रष्टाचार। ठीक है, इस पर मैं विश्लेषण लेता हूँ राजेश जी से। संविधान बचाने के एक और दिलचस्प मामला है एग्जिट पोल से जो मेरे सामने नजर आया, जरा मैं उस पर राजेश जी से विश्लेषण ले लूँ, फिर प्रियंका जी के पास चलेंगे। राजेश जी, भाई 2-3 राज्य ऐसे रहे जहाँ पर कांग्रेस घुसपैठ नहीं कर पाई, अगर एग्जिट पोल की माने तो। गुजरात हुआ, उत्तराखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। लेकिन अगर एनडीए की बात की जाए, कर्नाटक और केरल ऐसे राज्यों में, कर्नाटक में अपनी प्रतिष्ठा बचाने में सफल हो गई और केरल में खाता भी खुल गया। पश्चिम बंगाल की भी बात कर ली जाए, वहाँ पर बीजेपी हालांकि बहुत पहले से मिशन में अपनी लगी हुई थी, लेकिन कामयाबी की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तृणमूल कांग्रेस पीछे खिसकती हुई नज़र आ रही है। इसे आप किस नज़रिए से देखेंगे? किसी भी सेंधमारी, इसमें एक सवाल ले लीजिए पहले, या अमित शाह की ये चाणक्य नीति रही या मोदी मैजिक रहा? सीधा इसमें न अमित शाह की चाणक्य नीति रही, न मोदी जी का मैजिक रहा। इसमें सिर्फ रहा पूरे चुनावी संगठन, जो एनडीए का गठबंधन कह लीजिए या भाजपा के जो चुनावी रणनीतिकार का जो प्रयास रहा, ये इनकी प्लानिंग थी। किसी भी सेंधमारी के लिए, नॉर्मल सेंधमारी जो होती है उसके पहले सारी प्रक्रिया फुल प्रूफ की जाती है, तब सेंधमारी के लिए ये होता है। बीजेपी इस चुनाव को लड़ने के लिए पिछले चुनाव के बाद से ही सतत प्रयास अपना शुरू कर दिया था उसने। विपक्ष इंडी गठबंधन
चुनाव के कुछ महीने पहले गठबंधन बना, सबकी नीतियां अलग अलग थी, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना, किसी मुद्दे पे सारे पार्टियां एकत्रित नहीं हो पाई। ममता बनर्जी से शुरू हुआ और बिखराव की स्थिति धीरे धीरे ये होती दो रही। राज्यों का चूंकि वक्त कम है राजेश जी, हाँ आप बोल लीजिए। इन दो राज्यों में सिर्फ और सिर्फ जो कहा जाता है दूरदृष्टि, हालांकि ये पहले का नारा रहा है दूरदृष्टि पक्का इरादा, ये बीजेपी को सेंधमारी करने में सफल हथियार बना। दो राज्यों की बात करेंगे, जी। झारखंड की, जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, जी वो भी धांधली के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। बिल्कुल दिल्ली की बात कर ली जाए, अरविंद केजरीवाल जी कल फिर जेल में जाने वाले हैं। जी। इन दो राज्यों में स्थितियां ऐसी क्या रही? क्या केजरीवाल जी का जेल जाना जनता को कहीं ना कहीं इनसे आम आदमी पार्टी से दूर किया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा से जनता को दूर किया हेमंत सोरेन का जेल जाना? हम लोग सोच रहे थे कि सहानुभूति लहर शायद इनको मिल जाए, इस पर आपका विश्लेषण भाई चाहिए। जेल जाने के पीछे का मकसद देखिए, मकसद इन द सेंस कि उस पे उनका अपराध क्या है। अपराध है करप्शन, और करप्शन के लिए जनता शुरू से मोदी को जो बहुमत मिला है वो सिर्फ इसी नाते मिला था कि एक देश में बदलाव आएगा, करप्शन खत्म होगा, काला धन वापस आएगा। इन सब मुद्दों को लेके भाजपा की और राजेश जी एक बात और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, चूंकि वक्त कम है जी। मोदी की गारंटी कि भ्रष्टाचारी हर हाल में जेल जाएंगे, ये हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया। इसमें सहानुभूति मिलने की कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठता था कि जेल जाने के लिए सहानुभूति मिलेगी। चलिए, आम आदमी पार्टी के बहन प्रियंका जी हमारे साथ है। प्रियंका जी, ये जो एग्जिट पोल है, हालांकि आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि ये अभी एग्जैक्ट पोल नहीं है, 4 जून को जब मतगणना होगी उसके बाद पता चलेगा, लेकिन जो एग्जिट पोल का लब्बो लुबाब देखने को मिल रहा है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि मोदी की गारंटी भारी पड़ गई। भाई आपके जो न्याय की बात हो रही थी, न्याय पत्र की बात हो रही थी, उस पर जी देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि 2 सीटों की बात अगर आप करें, जैसे आपने कहा पूर्वानुमान, तो इन अगर आप सीटों के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगी कि 200 के अंदर सिमट करके बीजेपी रह जाएगी। दूसरी बात मैं दीपक जी के ऊपर कहना चाहूँगी। दीपक जी कह रहे थे शायद अभी कि जहाँ जहाँ कुछ गठबंधन ने बवाल किया, तो अभी चौथे चरण में शायद मैं स्टूडियो में ही थी राव जी, और 2 पत्रकारों को इसलिए मारा गया, मुल्ला कह के उनको घसीट के ले जाके मारा गया। इस पे क्या कहना चाहेंगे दीपक जी? ये बवाल नहीं था क्या? और ये सारे मुद्दे जनता देख रही थी, उसी के आधार पे 4 जून को निर्णायक निर्णय होगा, और मुझे पूरा विश्वास है इशारा के साथ किया गया था। दीपक जी एग्जिट पोल है, इस पर बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली या बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि वक्त अंदर से इशारा हो चुका है। वाइंड अप करने 2 सेकंड का समय लूंगा। मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। मोहित जी 30 सेकंड में इस एग्जिट पोल से इतर आपका क्या दावा है? आपके यहाँ बात वही है, एग्जिट पोल में चाहे आप खुश हो लीजिए, एग्जिट पोल से दुखी हो लीजिए, आप 2 दिन की जो खुशफहमी पालनी और जिसको पालनी और जिसको दुख लेना कर ले। 4 जून को जो सबसे जरूरी चीज है, जब काउंटिंग में व्यक्ति खड़ा हो तो हर दल अपना मजबूत आदमी जो कम से कम हमारा संविधान रक्षा ना हो सके, वहाँ पर कोई भी गलती इस जो बनाया गया आधा मंडल है उसके कारण कहीं कोई फटा हुआ ना दिखे, कहीं कोई बुझा हुआ ना दिखे। तो इसलिए ताकत के साथ इंडिया गठबंधन 4 जून को काउंटिंग सेंटर पे खड़ा दिखेगा। ठीक है दीपक जी, इस एग्जिट पोल पर आपका वक्तव्य 30 सेकंड में। ठीक है मोहित, चूंकि समय बहुत कम होता है। हाँ दीपक, देखिए ये पूर्व अनुमान के मैं जरूर यही बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस विश्वास के साथ इस लोकतंत्र के महोत्सव में अपनी भूमिका निभाई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य लिया है उन सीटों तक पहुंचने का काम किया, और कई राज्यों में जो आज अनुमान के साथ में किनिल सूप दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पर जब परिणाम आएगा तो अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की हार और गठबंधन की हार नजर आएगी। ठीक है साजिद, 30 सेकंड में अपनी बात रखें इस एग्जिट पोल को लेकर के। कार्यकर्ता ने, समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने लोकसभा चुनाव के दौरान
कड़ी मेहनत की है, एक एक वोट के लिए लड़ा है, रेडी हो या मतदान बूथ हो, वहां पर उसने संघर्ष किया है। इसी तरीके का संघर्ष वो लोकसभा की मतगणना के दौरान 4 जून को करेगा और इंडिया गठबंधन की जीत तय है और इंडिया गठबंधन को यूपी में 50 से अधिक सीटें मिलेंगी। अब जनता ने वोट दिया होगा तब 50 सीटें होंगी। राजेश जी 30 सेकंड में जनता ने ही दिया है सर। ठीक है, आपका वक्त हो गया। मेरा मानना है कि राजनीति में भीड़ से चुनाव नहीं जीता जाता, और आज राजनीति की संवेदनहीनता देखने को मिली है मुझे कि विभिन्न चैनलों पे जितने भी पार्टी के प्रवक्ता या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने मतदान कर्मियों की मृत्यु पे कहीं भी किसी ने संवेदनाओं तक व्यक्त करने की कोशिश नहीं की। जबकि करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादा देश भर में 1 दर्जन से ज्यादा। मैं इस पे सिर्फ एक लाइन ये कहना चाहूंगा कि ये कलयुग है, कलयुग की राजनीति है। लोग अपने तकलीफ को कर्मों का फल मानते हैं, दूसरे के कर्मों को कर्मों का फल मानते हैं, और अपनी तकलीफ को भगवान की मर्जी। ठीक है प्रियंका, 30 सेकंड में। देखिए, अंडर से पूरी तरह से डरे हुए हैं और ये धर्म के आधार पे शुरू से लड़ रहे थे। धर्म को इन्होंने आधार बनाया था और देखिएगा गठबंधन की 4 जून को जीत होगी। ठीक है, एग्जिट पोल पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कोशिश की कि जितने भी अहम एग्जिट पोल एजेंसियां हैं उसका एक लब्बो-लुबाब एक विश्लेषण लेकर के आपके सामने आए, जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि एनडीए को 350 से 370, इंडिया को 120 से 140 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि 4 जून को जब ईवीएम में मतगणना शुरू होगी तो हकीकत में कौन दिल्ली की सत्ता की ओर बढ़ रहा है यह तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, और 4 जून को सबसे तेज़ मतगणना की खबर के लिए आप प्राइम टीवी के साथ जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए विशेष कवरेज लेकर आएंगे। पल पल की जानकारी सबसे पहले देने की हमारी कोशिश होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। बाबा साहेब शादी.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। M Planet डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति।
बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी।